जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग आज अपना जो हम लोगों ने सेक्शन 1 कवर कर लिया था अपने सेट 1 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में क्लास 11 के। और अब हम लोग आगे कवर करते हैं अपना सेक्शन 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पूरा हम लोग सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स बिल्कुल 1-2 दिन में होने वाले हैं, तब क्या करना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल केवल और केवल क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन लगाने की टेक्निक समझ में आती है और क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना आता है। ठीक है, देखो, जैसे गाड़ी चलाना सबको आता है ना, गाड़ी चलाने सबको आती है, लेकिन सीखने में क्या है भाई, उसको कोई गाड़ी चलाने सीखने के लिए कोई स्कूल जाता है कि भाई स्कूल में टेबल चेयर लगा के बोर्ड पे पढ़ा दिया कि भैया आपके गियर होता है, यहाँ ये होता है, ऐसे ब्रेक लगती है, ऐसे पढ़ा देने से थोड़ी ना आता है। जब उसे हैंडल करोगे गाड़ी को, तब आपको समझ में आएगा ना कि गाड़ी चलानी कैसे है। तो सेम उसी तरीके से जब आप पेपर को डिस्कस करोगे, पेपर लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पेपर को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग कवर कर चुके थे। ओके, तो यहाँ पे जो 17th नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इसके कई कुछ सब पार्ट्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, इसके 5 पार्ट्स हैं जिसमें 4 आपको सब पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे। यानी कि 17 के 5 पार्ट्स गिवन है, जिसमें से कितने करने हैं आपको, 4 पार्ट्स करने हैं। बट मैं आपको यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। ठीक है, पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में क्वेश्चन ओरली बोल दूंगा और थोड़ा सा लिख के बता दूंगा। ठीक है, पूरा यहाँ पे मैंने दिया नहीं है क्वेश्चन पेपर को। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऐसे दो जगह पे इसका लगा हुआ है सपोर्ट। ठीक है, दो जगह पे सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक बीम को। आप बीम नहीं समझते तो चलो एक काम करो, वायर मान लो। ऐसे एक वायर है, देखो, कोई भी वायर होगी अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होने वाली ना, अगर लंबी रख दिया तो। भाई अगर यहाँ यहाँ पे दो पोल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने दो वायर्स बिल्कुल टाइट बांध दी, तब तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाली है। लेकिन जैसे इसे आप थोड़ी सी लंबी रखोगे तो ये बीच की तरफ क्या करेगी, बेंड करना शुरू करेगी। उसका कारण क्या है, थोड़ी सी फिजिक्स भी लगाओ इसमें, क्योंकि जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा और इसलिए क्या, हाँ, इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो ये बीच की तरफ जो है कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स भी लगी। अब खैर इतनी फिजिक्स दे रखी है इसमें, ठीक है, जो फिजिक्स लग रही है इसमें वो फिजिक्स इसमें दे रखा है, लेकिन इतना तो आना चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो बिल्कुल इसका डाउनवर्ड पोजीशन होगा, इसको हम मानते हैं ओ। ओ फॉर ओरिजिन। ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे, वाई एक्सिस। ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस दे रखा है। क्या डिस्टेंस दे रखा है, 12 मीटर। ठीक है, क्या दिया है, 12 मीटर। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 6 मीटर होगी, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ठीक है, ये इतना समझ में आया। ये दे रखा है कि यहाँ से लेके 3 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, बिल्कुल नीचे तक। यानी कि जो मैक्सिमम नीचे आ रहा है इस पॉइंट से, ये कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है। साथ ही एक कंडीशन और दे रखा है, वो कंडीशन क्या है आपकी, देखो ये डायग्राम में बना रखा है कि बीम क्या है, ये वाली लाइन है। एक काम करो, मैं किसी दूसरे कलर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अ, ये ठीक है, बीम आपकी क्या हो गई, ग्रीन कलर की हो गई। अब क्या करना है, एक और कंडीशन दे रखा है कि जब ये 2 सेंटीमीटर की हाइट पे था, तो ऊपर से हाइट कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी। ये कंडीशन भी गिवन है। ठीक है, अब तो भाई कर लेना चाहिए। बताओ, थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ये तो कंडीशन बता दी कि हाँ ये चीज़ गिवन थी। अब आते हैं थोड़ी सी कंडीशन पे। यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, सॉरी, ये वाई है। ठीक है, एक्स तो नीचे हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट इसका पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि
व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मेंशन्ड अबव। यहाँ पे तो बोल दिया कि ये पैराबोला है और पैराबोला की इक्वेशन बताइए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी उसकी। ठीक है, तो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पढ़ी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पढ़ी है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay पढ़ी है। कब कौन सी कंडीशन लगानी है जरा से इसको देख लो। ठीक है, कैसा डायग्राम दिखेगा तो कौन सी लगानी है, इसीलिए मैंने कहा ना कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जब आपका पैराबोला ऐसा हो, ठीक है, तो क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ऊपर साइड पॉजिटिव होता है तो ये एक तरीके से आपने ग्राफ पढ़ा होगा ऐसा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, इसको हम लोग इसको आप लोग ये कह सकते हो, ठीक है, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कुछ ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स का होता है। ठीक है, ये ग्राफ आप लोगों से इससे बहुत फेमस ग्राफ है, जानते होंगे आप लोग में से बहुत लोग कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये ग्राफ की जो इक्वेशन होगी ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा। ऐसा क्यों होगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि y भी देखो पॉजिटिव है और x भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। लेकिन कहोगे भैया आप तो x का नेगेटिव साइड भी ले रहे हो, लेकिन देखो x का हो क्या रहा है, x का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ओवरऑल y की वैल्यू क्या दे रही है, पूरी पॉजिटिव दे रही है। तो इधर साइड आपका y दे रहा है और इधर साइड एक्स स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकती, ये सारी पॉजिटिव ही होगी, इसलिए क्या होगा, y भी पॉजिटिव आ रहा है, ये दिख रहा है हमें ग्राफ से। ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं जरा सा, अगर यही नीचे साइड बना देता तो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है। अब क्या करना है हमें, ये आपकी y एक्सिस है ना, y हो गई, नीचे -y हो गई और इधर x हो गई और इधर -x हो गई। अब यहाँ पे एक चीज देखो, x आपका क्या ले रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहा है, लेकिन अगर आप x का स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। लेकिन अगर आपको y नेगेटिव बनाना है, अगर इसको ऐसा लिखा y, अगर इसको बिल्कुल ऐसा सेम सेम फॉर्म में लिख दो, एक बार लिख देते हैं, फिर आप कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, हम लोग एक बार लिख देते हैं कि जो हमें पता है कि नहीं होने वाला, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमने लिख दिया, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे कमी क्या आ रही है और फिर उस कमी को हम सुधार लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अगर x का आपका ये पूरा स्क्वायर हो रहा है तो इधर भी पॉजिटिव क्वांटिटी बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे y क्या ले रहा है, अपन नेगेटिव क्वांटिटी ले रहा है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये इधर साइड RHS में देखो नेगेटिव आ रहा है और LHS में आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay कर दें, तो y भी नेगेटिव और नेगेटिव का साइन लग करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये कंडीशन जो होगी आपकी सही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay देख लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay देख लिया। जरा से दो ग्राफ्स और देख लो, अब तो आप समझ ही गए होगे कौन सा ग्राफ की बात कर रहा हूँ। एक आपका ऐसा होगा और एक आपका ऐसा होगा। ठीक है, अब ये जो होगा आपका, ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो y को नेगेटिव भी साइड जा रहा है और y में पॉजिटिव भी जा रहा है, ऊपर भी माइनस नीचे भी, लेकिन x का कौन सा जा रहा है, केवल और केवल पॉजिटिव वाला। तो x की वैल्यू इधर पॉजिटिव है, y की वैल्यू आप कुछ भी रख दोगे, स्क्वायर हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, तो LHS और RHS में दोनों क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और ये y इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप का उल्ट इस साइड में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो y था वो x में चेंज हो गया और x जो था वो y में चेंज हो गया। सेम चीज को अगर यहाँ पे फिर से लगाते तो ऊपर जो सेकंड वाले में इक्वेशन पड़ी जिसमें एक साइड नेगेटिव हो जा रहा है, वो कंडीशन लग जा रही है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जब आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो वो भी नेगेटिव साइन लगने के कारण पॉजिटिव देने लगेगा। ठीक है, ये चारों ग्राफ जो है मैं जब PDF सेंड करूंगा तो उसमें से देख करके आप लोग बना करके अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा ये सारी बातें। ठीक है, तो अब देखो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसे करके उसका जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। मैंने जरा से यहाँ पे नेमिंग नहीं दी, ये अच्छा दिया तो है मैंने, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो इसका था। सी मैंने नाम नहीं दिया, ओ ये था, सी नाम ये दिया है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, सी आपका ये हो गया, डी ये हो गया जो क्वेश्चन में दे रखा है, और बी ये पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट ये दे रखा है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, इसलिए मैंने कलरफुल बनाया ताकि अलग अलग आपको दिखे। ठीक है, अब कह रहे हैं ये सी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो एक चीज तो पता चल गई ना देख करके कि ये जो 3 सेंटीमीटर हाइट पे यहाँ से है ये पॉइंट, सेम उसी के पैरेलल जा रही है लाइन। तो यहाँ पे सी का भी जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसको हम आप x1 कॉमा y1 मान लें, तो जो y1 की वैल्यू होगी वो तो 3 सेंटीमीटर होगी, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम x1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम y1 की वैल्यू जरूर यहां से देख के कह सकते हैं कि x1 कॉमा 3 होगा। क्यों ऐसा इतने कॉन्फिडेंस से बोल दिया? क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलली शिफ्ट हो रहा है ना, जो यहाँ पे डिस्टेंस है सेम वही डिस्टेंस यहाँ भी होगी, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जरा सा एक्स की वैल्यू फाइंड करने का तरीका देखो। तो यहाँ पे एक चीज पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे की बात डिस्कस करते हैं। ओके, वो बात क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी समझने से पहले कुछ चीजें आनी चाहिए, वो हैं ये। अगर आपका पैराबोला कुछ ऐसा शेप का है, ठीक है, और ऐसे एक लाइन दे रखी है, चलो आप डायग्राम पे दिखाता हूँ। ठीक है, एक चीज पता है ना कि जो जो सी पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, सी के कोऑर्डिनेट्स, तो सॉरी हम लोग तो गलती कर रहे थे। ठीक है, निकालने में हम लोग एक्स को हम ध्यान ही नहीं दिया। एक्स भी तो यहाँ से गिवन है कि 6 मीटर आगे जा रहा है, तो इसका तो डायरेक्टली आंसर आ गया क्या, 6,3, ये तो दिख गया। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 6,3। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कुछ डाउट हो सकता है। ये तो समझ में आ गया होगा 6,3 क्यों गया, क्योंकि एक्स में 6 जा रहा है और वाई में 3 जा रहा है। ठीक है, पैरेलल लाइन जब जाती है तो क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए 6,3/100, बी दे रखा है 6,3, और सी ऑप्शन दे रखा है 3,6, एंड डी ऑप्शन इज गिवन 3/100,6। बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे कि ये 6,3 तो लग रहा है, लेकिन ये 100 क्यों कर रहा है। देखो क्या क्या कर सकते हो आप, 6,3 लिख सकते हो, और 6/100, 3 ये लिख सकते हो 6,3/100। ठीक है, ये 6,3 थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उसका कारण क्या है, अगर ये 6 सेंटीमीटर गिवन होता, ऊपर देखो ये 6 किस में गिवन है, मीटर में गिवन है, और ये 3 किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो दोनों को अगर आप एज इट इज लिखते हो तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, यानी कि अगर आप 6,3 ऐसे लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा। अगर 6,3 लिखो के तब जब दोनों सेंटीमीटर में गिवन होगा, या फिर दोनों मीटर में गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, या फिर दो एक को मीटर में कर लो। 6 को अगर आप एज इट इज मीटर में रखते हो, तो 3 को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 सेंटीमीटर से मीटर में होगा, क्या होगा, 3/100 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए करेक्ट हो जाएगा, 6,3/100। अगर यहीं पे ऐसे ऐसा दिया होता कि 600,3, तो वो भी सही हो जाता, यानी कि एक आपका ये आंसर सही है और एक आपका ये आंसर सही है। ठीक है, सेकेंड वाले का कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के लिए। ठीक है, और अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी से ही, सी तो का कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को दिख गया, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर आने से मतलब है।
5 पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पार्ट्स लगाने हैं, ठीक है। अगर एक नहीं भी आता एग्जाम में तो उसके पीछे दिल पे मत ले लेना क्वेश्चन, ठीक है। उसे क्या करना है, स्किप करके जो आता है वो कर लेना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन पे आने से पहले जरा सा सी के पॉइंट्स देख लो। जो सी का पॉइंट है वो हमारी पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हमारी पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay थी। जो हमारा सी का कोऑर्डिनेट था वो यहाँ सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट था 6, 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4a एंड y का कोऑर्डिनेट क्या है 3/100। तो जरा a की वैल्यू कैलकुलेट, a की वैल्यू देखो क्या होगा 300 मीटर, क्या आ गया 300 मीटर आ गया हमारा। अब इस a की वैल्यू से ही हम हमारा काम चलेगा। अब इक्वेशन, अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन है हमारी पैराबोला की वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 1200y। अब हमारा केवल और केवल एक्स और वाई वेरिएबल रह गया, ठीक है। अब हमें इन दो वेरिएबल्स में अपनी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब पूछ रहा है कि फोकस बताइए, क्या पूछ रहा है, फोकस बताइए। तो एक चीज हमें पता है कि अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप से होती है तो इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है हमारा 0, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा 0, 300 हो जाएगा इन केस अगर मीटर है तो। लेकिन अगर सेंटीमीटर होता तो क्या हो जाता है, ये 0, 3 लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी 300 है इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है उसमें हमारा सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है, सी ऑप्शन दिया है 0, 300 और यही क्या हो जाएगा करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को यहाँ पे किस में लेने हैं, सारे के सारे एसआई यूनिट यानी कि मीटर में ले ले रहा है। तो थ्री क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग की कमी है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करवाना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। फिर से आओ जरा डायग्राम पे। ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर पूछ रहा है कि ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ऐसे डिस्टेंस बता देंगे, लेकिन वो नहीं पूछा है, ठीक है। ये पूछ क्या रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, कि एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि वाई एक्सिस में कितना है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायग्राम में गिवन है 2 सेंटीमीटर हाइट पे है, ऐसा गिवन है। तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी जो पॉइंट बी है, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ भी ले रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताइए, और फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी दूरी पे है। तो दोनों का काम एक साथ कर लो, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों आ जाएगा। तो जो बी का कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग मानते हैं कि एक्स कुछ एक्स में चला होगा और वाई में कितना चला है 2 चला है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पैराबोला पे। तो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, ये ए वाई वाली नहीं, कौन सी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200y। क्योंकि अब ए की वैल्यू पुट कर दोगे ना, क्योंकि वेरिएबल तो हटाने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, 1200 इंटू यहाँ पे 2 कर दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2400। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये यहाँ पे 2 क्या था हमारा सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 भी लगेगा, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 लगेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 24 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2√6 मीटर। आंसर किसमें आएगा, मीटर में आ जाएगा 2√6 मीटर, और यही आपका उसमें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, इसका आंसर हुआ। लेकिन साथ ही साथ फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताइए, तो वो भी तो आ गया हमारा 2√6, 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको एक भी ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों सेंटीमीटर में ले रखा है, लेकिन क्वेश्चन किसमें दिया है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आप ये कैसे, यहाँ पे देखो 1 मीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों मीटर में कर लो या दोनों सेंटीमीटर कर लो। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगर 2√6 मीटर रख रहे हो तो इधर भी 2, 100 लिख दो, या फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं 200√6, 2 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या किया हमने, ये दोनों सेंटीमीटर में लिख दिया और यहाँ पे दोनों मीटर में लिख दिया। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे आपको जो
ये वाला ऑप्शन है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है क्वेश्चन में। तो ये वाला आप टिक करके आ जाना। तो हमने यहाँ पे 17th क्वेश्चन अपना कर लिया, उसका पूरा डिटेल क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। आते हैं अपने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 2। ये सारे क्वेश्चन वो होते हैं यार, मतलब नंबर दिला के जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। अगर देखो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई, सीधे टिक किया, 5 नंबर मिल गए, आगे बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं 2 स्टूडेंट्स हैं, अनिल एंड आशिमा। अनिल एंड आशिमा 2 स्टूडेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.5। अनिल की क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। आशिमा की क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.10। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.02। ये भी गिवन है, ठीक है। बोथ, अगर एक अनिल क्वालिफाई करता है तो 0.5 है, आशिमा की क्वालिफाई करने की 0.10 0.10 है। बोथ क्वालिफाई की है नहीं, दोनों की क्वालिफाई, एक तरह से इंटरसेक्शन वाला केस आ रहा है, ठीक है, दिखना चाहिए। 0.02 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फिर से यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? आइदर अनिल और आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो देखो प्रोबेबिलिटी के केस को ऐसे समझो सेट के तरीके, ठीक है, हमने सेट में पढ़ा है और यहां पे लगाओ, ठीक है। सेट में हमने क्या पढ़ा था? ए यूनियन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए और बी को ज्वाइन किया तो दोनों का कॉमन वाला भी 2 बार ज्वाइन हो जाता है, तो एक बार हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और वो किसके बराबर आता है? यूनियन के बराबर आता है। तो अगर यहीं पे प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो वो भी ऐसी होती है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे? जरा से देखो, ए यूनियन बी का केस क्या होता है? आइदर ए और बी। ये कौन सा केस होता है? आइदर ए और बी, ठीक है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी। और ये क्या होता है? बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों होना ही चाहिए। यहाँ पे 2 में से एक भी होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ जरा सा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अगर पी ए यूनियन बी पूछा है, यानी कि आइदर ए और बी क्वालिफाई, तो ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी 0.5, आशिमा अनिल का ले लेते हैं, बी हम आशिमा को ले लेते हैं 0.10, और दोनों के कॉमन वाला कौन सा है? बोथ क्वालिफाई यानी 0.02। जरा सा सब्ट्रैक्ट कर देना, 0.6 में से 0.02 माइनस होगा तो क्या होगा? 0.58 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं? कुछ प्रोबेबिलिटी में गलतियां करते हैं। वो गलतियां अगर हो रही हैं तो कभी कभी पता है, पता चल जाता है। क्यों? एक बात हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट की ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। यानी मैक्सिमम आपकी 1 हो सकती है, मिनिमम आपकी क्या हो सकती है? मिनिमम कोई पूछे तो कह देना भैया 0 हो सकती है, ठीक है। बहुत से बच्चे नेगेटिव बोलने लगते हैं, नेगेटिव में कैसे हो जाएगी भाई प्रोबेबिलिटी? ठीक है, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी 0 से लेकर के प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जाती है? 1 तक जाती है, लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ तक जाएगी। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। सेकंड देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। यानी कि अनिल भी क्वालिफाई ना करे और आशिमा भी, ये बी बी हमने आशिमा को लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, अनिल को हमने क्या लिया? ए ले लिया, आशिमा को हमने बी मान लिया, ठीक है। यही मान के सॉल्व करते हैं। तो ए भी ना हो, बी भी ना हो, और ऐसा नहीं कह रहा है कि अनिल ना हो या बी ना हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखा। ये कह रहा है कि ए ना हो या फिर बी ना हो। तो ऐसे के लिए क्या होगा? बीच में इंटरसेक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों बोल रहा है, अनिल भी ना हो और आशिमा भी ना हो, ठीक है। जरा से इसको सेट फॉर्म में देखो। अगर ये 2 सेट्स हैं आपके, ये आपका पूरा यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। ए है, बी है, बीच में जो पोर्शन आता है कौन सा होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है। कह रहा है ये दोनों क्वालिफाई नहीं करने चाहिए, यानी अगर एक कर गया तो काम चल जाएगा, अगर एक कर जाता है तो भी काम चल जाएगा, ए करे तो बी ना करे,
बी करे तो ए ना करे, या फिर ए भी ना करे और बी भी ना करे। यही केसेस बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ए कर जाए बी ना करे, बी कर जाए या ए तो फिर ए ना करे और दोनों ना करें। ऐसी कौन सी कंडीशन है भैया, जरा सा सोचो। वेट वेट वेट, थोड़ी सी एक गलती हुई। ठीक है, ये फिर से मैं वो और वाला बताने लगा था। ठीक है, एक गलती हो गई। यहाँ पे कौन सा केस बनेगा, ए भी ना हो और बी भी ना हो, तो यानी कि हमारे पास ये वाला गोला भी हमारा जो है नहीं आना चाहिए, बी वाला गोला भी हमारे पास नहीं आना चाहिए। यानी कि जो हमारा ए यूनियन बी है वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। समझ में आया, ए यूनियन बी हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ए ना हो, बी ना हो, दोनों ना हो, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है। ये किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यूनियन बी जो था कि दोनों हो जाने की प्रोबेबिलिटी, उसका जो था बार लग जाएगा, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। दो में से एक भी हो जाएगा तो हमारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, आदमी कहता नहीं कि ये दो लड़के दोनों पास तो नहीं होने चाहिए, यानी कि दोनों पास नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब एक भी पास हो जाएगा तो हमारा प्लान तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, 0.58 के ऊपर बार लगाओगे तो इसका मतलब 1 माइनस 0.58, इसका आंसर आ जाएगा 0.2, 0.42। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 0.42। और जल्दी से थर्ड पार्ट पे, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, यानी कि यहां पे आपका वो कंडीशन लगेगा, ए क्वालिफाई कर जाए, बी क्वालिफाई ना करे, बी क्वालिफाई कर जाए, ए क्वालिफाई ना करे, या फिर ए भी क्वालिफाई ना करे और बी भी क्वालिफाई ना करे। समझ में आया, यहाँ पे कौन सा केस लगा, ए क्वालिफाई कर जाए, बी क्वालिफाई ना करे, बी क्वालिफाई कर जाए, ए क्वालिफाई ना करे, या फिर ए क्वालिफाई। इसका होगा कि देखो टोटल केस कौन कौन से बन सकते हैं, ए क्वालिफाई करे, बी क्वालिफाई ना करे, बी क्वालिफाई करे, ए क्वालिफाई ना करे, दोनों क्वालिफाई ना करें, और एक केस होता है ए क्वालिफाई करे और बी भी क्वालिफाई करे। टोटल कितने केस होते हैं, 4 केसेस होते हैं। इनमें से 3 केसेस ये जो है अलाउ कर रहा है। कौन सा केस अलाउ नहीं कर रहा है, दोनों ना होने वाला। तो टोटल में से हम दोनों होने वाला केस जो ये नहीं ले रहा है, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी उससे माइनस कर दें कौन सी, ए भी आने वाली और बी भी आने वाली। ए बी का जो मतलब होता है वो मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। जानबूझ करके मैं अलग अलग बीच में सिंबल यूज कर देता हूँ, कभी ए बी लिख दे रहा हूँ, कभी ए इंटरसेक्शन बी लिख दे रहा हूँ, ताकि आप ए यूज टू हो जाओ। ए इंटरसेक्शन बी दे, बोथ ए एंड बी बोले, या ए बी लिख दे, तीनों की मतलब क्या हो गया, सेम हो गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या था, दोनों का आने वाला, और वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 0.02। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 99.08। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 99.08। सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये तो 100 से माइनस कर दिया, 0.98। ठीक है, गलत कर दिया था मैंने, 100 से बोल रहा था। ठीक है, परसेंट दूसरा केस होता है। ये 0.98 हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आंसर हमारा। ओके, ये किसका था, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन का केस था। फिर अब फोर्थ वन हमारा क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। यानी कि ए क्वालिफाई करे, बी क्वालिफाई ना करे, और बी क्वालिफाई करे, ए क्वालिफाई ना करे, ऐसा केस बनाना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी होता है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए ना, होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, क्वेश्चन में देख लेना आप लोग जरा सा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, 0.05। ए की क्वालिफाई करने की 0.05 थी, बी की ना देखो बी की क्वालिफाई करने की क्या थी 0.1, तो ना करने की क्या हो जाएगी 0.9, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, प्रोबेबिलिटी बी की क्वालिफाई करने की 0.1 थी,
ए की क्वालिफाई ना करने की क्या हो जाएगी, 0.05 में को माइनस करना था 1 से, यह आ जाएगा 0.95। ये सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, यहाँ आएगा 0.045 प्लस 0.095। एडिशन कर दीजिए ज़रा सा, 5 5 क्या होगा, 10 होगा, 1 9 5 14, 0.14 आ गया आंसर, 0.14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना था, ए की प्रोबेबिलिटी इंटू बी की ना होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी ए की ना होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे मल्टीप्लाई करके कर देना। ओके, जो केस कहता जाए उतना करते जाओ, आपका काम होता जाएगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में वो अपने से बोल दिया ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे जो ए एंड बी था वो हमने माना हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन के ए एंड बी से कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, जो हमारा अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है ये अलग सा ए एंड बी है। बोला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यूनियन बी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जब भी दो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके बीच में इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता। यानी कि अगर डायग्राम के थ्रू बताऊं तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ए है एक बी है, देखो इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अगर ऐसा आ जाता है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रह जाते। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस ये है जहां पे इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। तो पी ए यूनियन बी जो था वो क्या हो जाएगा आपका, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता था। ए इंटरसेक्शन बी को 0 कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन दूसरा था, यहाँ पे बी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी।